चलिए, तो देखो बेसिकली ना कल हम यहाँ पर थे, हमारे जो एक दो क्वेश्चंस थे, है ना, जो हमारे सघोष अघोष वाले क्वेश्चन थे या फिर अल्प प्राण और महाप्राण वाले क्वेश्चन थे, तो वो थे, तो मैंने सोचा था उनके लिए ना थोड़ा सा ऐसे करके ले आते हैं थ्योरी टाइप में, है ना, ताकि आप सारी की सारी चीजें थोड़ा अच्छे से समझ जाएं। तो चलिए इस तरीके से पढ़ते हैं, है ना। यहाँ पे मैंने 2 फाइल्स जो हैं वो ऐसे करके डाल दी हैं, और कल जो क्वेश्चंस थे ना उनको मैंने आज फिर से यहाँ पर डाल दिया है, उनको ठीक करके, है ना। 1-2 क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े वहां पर वैसे हो गए थे, है ना। तो देखो वर्णों का उच्चारण स्थान हम यहाँ पर देखेंगे आज, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो मैं कल आपको बता रही थी, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, या दंत से, या फिर ओष्ठ से, या नासिका से, कंठ तालु से, ये जो है बेसिकली इनका मतलब क्या है। तो देखो कंठ का मतलब होता है गला, तो जो शब्द हमारे गले से बोले जाते हैं ना उनको हम बोलते हैं कंठ वाले वर्ण, ठीक है। जैसे आ हो गया, का, खा, ग, घ, ढ, इनको आप बोल के भी देखेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा ये गले से निकलते हैं, है ना। तालु का मतलब क्या होता है, जो हमारे मुंह में ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम तालु बोलते हैं, है ना। जब अजीब लगा के देखोगे आप ऊपर की साइड तो वो तालु होता है। तालु से कौन कौन से निकलते हैं, ये वाले वर्ण जो हैं ये तालु से निकलते हैं, है ना। तो याद रखिएगा, ये सारे के सारे जो हैं ये क्या हैं, ये तालु से निकलते हैं। मूर्धा शब्द जो होते हैं, मूर्धा शब्द जो होते हैं उनमें बेसिकली हमारा बहुत सारा यूज होता है मुंह, तो वो सारे के सारे ये हो जाएंगे। दंत कौन से होगा, जिनमें हमें दांत लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना। टंग जो है उसको हमें अपने दांत पे लगाना पड़ेगा। जैसे देखो ता, था, द, ध, न, ये आप जितने भी बोलेंगे ना, तो वैसे ना जो होता है ये तो नासिका में आता है ना। यहाँ पे आप नासिका में ये भी देख रहे होंगे, ना जो है वो नासिका के अंदर आता है वैसे, है ना। पर ना बोलने में भी हमें दांत में तो नहीं लगाना पड़ता ना बोलने के लिए, पर दांत से थोड़ा पीछे तो लगाना पड़ता है ना, इसीलिए इसमें आ गया है। बाकी अगर आप ओष्ठ देखेंगे तो ये वाली जितनी भी चीजें हैं इनमें हमारा होठ जो है, हमें एक होठ को दूसरे होठ से मिलाना पड़ेगा, तब हम ये वाले वर्णों को बोल पाएंगे। जैसे आप देखेंगे उ या फिर प, फ, ब, भ, म, ये अगर हम बोलेंगे तो हम होठों से बोलते हैं ये, ठीक है। नासिका कौन से हो जाएंगे, जिनको हम अपनी नाक को यूज करके बोलते हैं, ये वाले ये हो जाएंगे। कंठ तालु का मतलब क्या है, जिनमें हमें कंठ की भी जरूरत पड़ेगी, यानी गले की भी जरूरत पड़ेगी, और तालु जो है उसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो ए जो है ये हमारे, इनके लिए हमें कंठ और तालु दोनों की जरूरत पड़ेगी। कंठोष्ठ का मतलब क्या है, जिनसे हमें कंठ और ओष्ठ का मतलब होता है होठ, ठीक है। तो जहां पर हमें कंठ यानी कि गला और होठ दोनों की जरूरत पड़ेगी वो ये दोनों हैं। और दंतोष्ठ का मतलब होता है कि जहां पे हमें दांत और होठ दोनों की जरूरत पड़ेगी तो वो होता है वेज, जहां पे हमें दांत और होठ दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है ना, आप एक और चीज देख रहे होंगे, ये सारी की सारी चीजें ना पढ़ जाना, क्योंकि यहाँ से कुछ भी आ सकता है ना। तो सारी चीजें पढ़ लेना ये एक बारी आप, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहूँ तो देखो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिख रहा है स्वर। स्वर आप सबको पता है कौन कौन से होते हैं स्वर, है ना। ऐसे अनार से लेकर के और यहाँ तक ओखली तक जो होते हैं ये सारे के सारे स्वर ही होते हैं, है ना। और ऋषि विषि जो है ये भी इसी के अंदर ही आ जाते हैं। व्यंजन आप देखोगे का कबूतर से लेकर ज्ञानी तक जितनी भी चीज आती हैं सारे के सारे व्यंजन होते हैं, आप सबको पता होगा, है ना। अब ये अंतस्थ और ऊष्म जो हैं ये भी आपको याद रखना है। तो ये अंतस्थ जो हैं वो कौन कौन से हैं, ये वाले हैं, य, र, ल, व, इनको हम अंतस्थ बोलते हैं। और ऊष्म बोलते हैं इनको। देखो क्यों बोलते हैं इनको अंतस्थ और ऊष्म। अंतस्थ का मतलब होता है जिनको बोलने में जो हवा है वो हम अंदर की तरफ लें, अंतस्थ मतलब अंदर की तरफ लें, है ना। तो य, र, ल, व जब हम बोलते हैं तो हवा अंदर जाती है। ऊष्म का मतलब होता है जब हम बोलें ये तो बाहर जो हवा है यानी जो एयर है वो बाहर की तरफ निकले मुंह से। तो ह, अ, श, श या सा जब हम बोलते हैं तो जो हवा है वो बेसिकली बाहर की तरफ निकलती है। तो ये अंतस्थ और ऊष्म हो गए, ठीक है। इन सबको आप याद कर लेना एक बार। देखो अंतस्थ यरलव है तो यरलव करके याद रख लो, है ना। और ऊष्म जो है वो श, श, सा और ह और आ, ये है। तो इतना ज्यादा भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, याद करने में आसानी से हो जाएंगे। और ये वाली चीजें तो ना इवन हम याद भी करने की जरूरत नहीं होती, वहां पे हम देखते ना हमें खुद पता चल जाता है। बोल करके देख लेना, आपको खुद पता चल जाएगा। जैसे चा आप बोलेंगे च तो आपकी जो जीभ है वो आपके तालू पे छुबेगी, है ना। का आप बोलेंगे तो आप का जब बोलते हैं तो गले से बोलते हैं, है ना। अगर दांत का देखोगे दंते आ गया तो त, थ, द, ध, न, ये सब में हमारा जो टंग है वो हमारी कहाँ पर लगती है, दांतों पे लगती है, तो दंत हो जाएंगे, है ना। तो ये इतना पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये हमें आ जाते हैं इजीली। इनको याद करने की जरूरत नहीं है, इनको मतलब एक बार करके देख लेना आप, इनको याद मत करना, इनको समझ लेना, है ना। अंतस्थ और ऊष्म जो है इन दोनों को आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट हिंदी का पढ़ते हैं। देखो ये हिंदी और इंग्लिश का ना मैं इसलिए करा रही हूँ, ठीक है। पेडागोजी भी पढ़ाते हैं तनु इंग्लिश की ना, आज शाम को 9 बजे वीडियो जो है वो इंग्लिश की ही है। और आपके 2 यूनिट तो मैं पक्का करा दूंगी इंग्लिश के, उसकी आप फिक्र मत करो। कोशिश करूंगी जैसे मैं बोल रही थी हिंदी इंग्लिश दोनों की 3-3 यूनिट करा दूं, पर 2 हर हाल में हो जाएंगी, उसकी चिंता मत करो।
और बाकी जो बोल रहे हैं पेडागोजी के जो कॉमन क्वेश्चंस करवाए ना मैंने, वो हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके सभी के 60-70% क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं। तो इसीलिए आप वो वाली वीडियो भी पढ़ लो, है ना, तो भी आपका आराम से हो जाएगा, क्योंकि अपने सब्जेक्ट के आप 3-4 क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। 60% के करीब क्वेश्चन आपके कॉमन में से आ जाएंगे, तो आप वहां पे जाके पढ़ लोगे, आपका हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश वालों का नहीं हो पाता वहां पे जाके, है ना, क्योंकि इनके क्वेश्चन थोड़े अलग हैं, तो इसीलिए मैं इनका कराना ज्यादा जरूरी समझ रही हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे। तो यहाँ पर अच्छा एक फाइल हमारी रह गई पीछे जिसको मैं समझा रही थी, हाँ ये ठीक है। तो कल जो हम बात कर रहे थे सघोष अघोष अल्पप्राण महाप्राण की, तो ये वाली मैंने बड़ी मुश्किल से ढूंढी है ताकि आपको थोड़ा इजी हो जाए याद करने के लिए, है ना। देखो ये कंठ तालु मूर्धा वूर्धा ये तो आप ऊपर भी पढ़ चुके हो, यहाँ से भी पढ़ना चाहोगे तो ये वाली पूरी कड़ी कंठ की है, यानी गले वाले जो बोले जाते हैं, ये सारी की सारी तालु की है, ये मूर्धा की है, ये दंत की है, ये होस्ट की है ना। वैसे आप पिछले वाले में से पढ़ लेना, ये यहाँ पे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पे अघोष सघोष और अल्पप्राण महाप्राण जो है ये पढ़ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर देखोगे ना, अघोष जो होते हैं ना वो होते हैं पहली और दूसरी कड़ी जो होती है उसको हम अघोष बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी तीसरी और पांचवी जो कड़ी होती है उसको हम बोलते हैं घोष, ठीक है। ये यहाँ पे है ना, ये भी अघोष, ये भी इसके अंदर ही आएगा, घोष के अंदर ही, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे टेबल में भी थोड़ा वो दिया हुआ है। तो आपको क्या याद करना है, पहली और दूसरी जो कड़ी होती है ना, का ये वाली जो कड़ी है दूसरी, पहली और दूसरी, ये वाली किसकी है, अघोष की है। और बाकी जो तीसरी चौथी और पांचवी होती हैं वो होती हैं घोष की, और घोष को हम सघोष भी बोलते हैं। तो वहां पर सघोष अगर आ जाए तो समझ लीजिएगा कि घोष के बारे में ही बात हो रही है, ठीक है। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे अल्पप्राण और महाप्राण की बात देखेंगे, तो देखो अल्पप्राण जो होता है ना वो याद कर लो, जो ऑड नंबर होते हैं वो, है ना, यानी ऑड को क्या बोलते हैं हम, ऑड को हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑड और इवन को आरोही और अवरोही बोलते हैं। हाँ, अवरोही जो होते हैं ना वो होते हैं हमारे, अवरोही आरोही नहीं, वो तो बढ़ते और घटते क्रम होते हैं, है ना, क्या बोलते हैं अभी मुझे याद नहीं आ रहा, है ना। आप ऐसे समझ लो 1, 3 और 5 जो हैं इनको हम ऑड बोलते हैं, और जो ऑड पे आएंगे वो अल्पप्राण है ना, जैसे आप देख रहे होंगे विषम और सम। हाँ, विषम जो है वो अल्पप्राण है, विषम, ठीक है। जो विषम नंबर पे आएगा, जैसे पहले पे, तीसरे पे, पांचवे पे, सातवें पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे पहले पे जो आ रहा है, तीसरे पे जो आ रहा है, पांचवे पे जो आ रहा है, या फिर सातवें पे जो आ रहा है, ये क्या है हमारा, ये है हमारा अल्पप्राण। और जो इवन नंबर पे आएगा यानी सम नंबर पे आएगा, है ना, जैसे कि 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इस पे होता है हमारा महाप्राण। तो महाप्राण देखो दूसरे नंबर पे है यहाँ पे, है ना, यहाँ पे ये चौथा नंबर हो गया, यहाँ पर ये छठा नंबर हो गया, ठीक है। अगर आप इस पूरी टेबल को लिखोगे तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 ऐसे करके हो जाएगी, है ना। तो आपको याद रखना है पहला, तीसरा और पांचवा, पांचवे तक ही होते हैं वैसे, ये वाले इन्होंने नीचे की साइड जो आते हैं वो डाल दिए हैं, इधर 5 तक होते हैं यहाँ पे। तो क्या याद रखना है आपको, पहला, तीसरा और पांचवा जो होता है वो अल्पप्राण है, और दूसरा और चौथा जो है ये है महाप्राण, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड पे हो जाते हैं शिफ्ट। ये आपको अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, इसको यहाँ से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये जो 2 स्लाइड मैंने बताए हैं यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन 100% आने वाले हैं, तो इसको पढ़ लेना, छोड़ के मत जाना, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, ठीक। चलिए, और हाँ मैं एक और चीज़ बताना चाह रही थी आप लोगों को, है ना, कल एक और क्वेश्चन था जो मैंने बाद में देखा था, जो हिंदी दिवस होता है ना उसको और ठीक कर लीजिएगा। हिंदी दिवस जो है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी ये मैंने पीडीएफ बनाई थी पेडागोजी की, तो थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो गई हैं, 1-2 कहीं कहीं, है ना। तो जो हिंदी दिवस की डेट है ना, आप बेसिकली वो मैंने वहाँ पे थोड़ी गलत हो गई है, तो उसको और ठीक कर लीजिएगा। जो हिंदी दिवस होता है वो 14 सितंबर को होता है ना। तो हिंदी दिवस यहीं से ही याद कर लीजिएगा, ठीक है। 14 सितंबर जो होता है वो होता है हमारा हिंदी दिवस का, ठीक है। वहाँ मैंने शायद 26 जनवरी करवाया है, तो उसको 14 सितंबर कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो कल वाली जो हमारे क्वेश्चन थे 2-3, है ना, जो वहाँ पर काफ़ी टाइम लग रहा था, वो अभी यहाँ पे मैंने सारे के सारे दिए हुए हैं और आंसर भी दिए हुए हैं, ताकि आप अच्छे से याद कर लो। देखो यहाँ पे दिया हुआ है प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ और पंचम ध्वनियाँ जो होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, है ना। तो पहला और दूसरे को तो हम बोलते थे अघोष, है ना, और तृतीय, चतुर्थ और पंचम को हम बोलते थे सघोष, है ना। अब यहाँ पर भी ठीक कर लीजिएगा, सघोष और घोष दोनों एक ही चीज होती है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में वर्ग की प्रथम, तृतीय और पंचम व्यंजन ध्वनियों के प्राणत्व के आधार पर क्या बोलते हैं, है ना। प्रथम, तृतीय और पंचम की बात हो रही है, यानी ऑड नंबर आ गए, ऑड नंबर को हम क्या बोलते हैं, अल्पप्राण बोलते हैं, ठीक है। कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है, तो यहाँ पे जो चा है वो अल्पप्राण है, यहाँ पे ये भी मैंने ठीक कर दिया, थोड़े यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी इसके ऑप्शंस में, ठीक। नेक्स्ट है कौन सा व्यंजन महाप्राण है, तो महाप्राण यहाँ पे ध है,
और नेक्स्ट है ध्वनि गुणों के निम्नलिखित भेद जो है वो कौन से हैं, ध्वनि के गुणों के, है ना। तो ध्वनि की मात्रा, जैसे देखो आ बोलेंगे, बड़ा आ बोलते हैं तो ज्यादा लगेगी, छोटा आ बोलेंगे तो कम लगेगी, वो मात्रा हो गई, सुर हो गया और आघात हो गया, ये सारे के सारे ध्वनि गुणों के भेद हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किस व्यंजन को अर्ध स्वर कहा जाता है, तो देखो अर्ध स्वर हम बोलते हैं यर लव को, ठीक है, यर लव उसको हम बोलते हैं अर्ध स्वर, तो यहाँ पे रा जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो है हमारा, ये जो हमने कल जहां से छोड़ा था वो वाली स्लाइड जो है आज यहाँ पे हमारी स्टार्ट होएगी, ठीक है, जहां से हमने बेसिकली कल छोड़ा था। ठीक है, तो हमारी बेसिकली यहाँ पे आज अभी जो हम कर रहे हैं वो हमारी 74th स्लाइड है, ठीक है। बाकी की जितनी भी थी उनको हम ऑलरेडी कर चुके थे, तो यहाँ पे चलिए बढ़ते हैं आगे, है ना। तो पहला जो क्वेश्चन है ये है, हिंदी का आदर्श रूप जो पूरे हिंदी प्रवेश के शिक्षित समाज द्वारा शुद्ध माना जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मानक हिंदी बोलेंगे, है ना। मानक का मतलब होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो भी चीज सबसे बेहतरीन, सबसे बढ़िया होती है ना, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, ये है ना। तो स्टैंडर्ड का हिंदी होता है मानक, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आधार पर बुद्धि विद्या को अब बुद्धि विद्या के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है, यांत्रिक सीमाएं, ये हो जाएगा करेक्ट। इनमें से कौन सा जनसंचार माध्यम नहीं है, ये जनसंचार माध्यम जो है वो कौन सा नहीं है, मोबाइल नहीं है, बाकी सारे के सारे जनसंचार माध्यम है, ठीक है। चलिए इसमें भी मोबाइल नहीं आएगा, इसमें भी फिल्म आना चाहिए, ठीक है। ये पता नहीं क्या हो रहा है इस पीडीएफ में, चलिए और जो भी होगा बीच बीच में मैं बताती रहूंगी। फिल्म आना चाहिए इसमें, क्योंकि जनसंचार का मतलब क्या है, जिससे हम लोगों से बात कर सकते हैं, तो रेडियो से, दूरदर्शन से कर सकते हैं, मोबाइल से भी कर सकते हैं, इसमें फिल्म आना चाहिए, फिल्म जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, नेक्स्ट है, रेडियो किस वर्ग में आने वाला जनसंचार माध्यम है, तो रेडियो देखो, रेडियो में हमें दिखता तो है नहीं, दृश्य तो है नहीं ये, है ना, तो हमें क्या आएगा, केवल और केवल हम सुनते हैं रेडियो में, तो ये श्रव्य सामग्री है ना। नेक्स्ट है, उत्तर भारत में ब्राह्मी लिपि का देवनागरी लिपि में परिवर्तन का जो चरण है वो क्या है ना, तो गुप्त लिपि, कुटिल लिपि और नागरी लिपि, तीनों के तीनों हैं, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, लिपि का सही ज्ञान एवं अभ्यास का उद्देश्य जो है वो किस स्तर का है, तो लिपि जो है उसका सही ज्ञान लिपि का और सही अभ्यास किस का उद्देश्य किस स्तर का है ना, तो ये प्राथमिक के अंदर ही आ जाएगा, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। माध्यमिक स्तर पर कितनी भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य किया गया है, ये आपको पता ही है कि माध्यमिक स्तर जो है वहां पर देखो, माध्यमिक स्तर की बात हो रही है ना, और माध्यमिक स्तर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर त्रिभाषा सूत्र जो है वो लगाया जाता है, यानी कि 3 भाषाओं का अध्ययन, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना उद्देश्य है, क्या है, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए। ठीक, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अनुवाद करके अपने शब्दों में लिखना, अनुवाद करके अपने शब्दों में लिखना मतलब जैसे आपने इंग्लिश देखी हुई है, इंग्लिश में आपको कोई भी लेख दिया गया है और आपको उसके आपको उसको पढ़ करके एक बार और अपने शब्दों में लिखना है ना, तो ये किसके अंदर आएगा, समझ के अंदर आएगा। समझ का मतलब होता है बोध। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लूम के अनुसार सीखने के उद्देश्य कितने हैं, ये आप सबको पता होगा। 3 उद्देश्य हैं, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और तीसरा होता है क्रियात्मक। ठीक है, तो ये 3 पक्ष होते हैं ब्लूम के अनुसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। ज्ञानात्मक, अब देखो ये जो मैं आपको 3 बता रही थी ना, उसमें से ज्ञानात्मक आ गया है ना, ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष होते हैं, याद रखिएगा। तो ज्ञानात्मक की बात हो रही है अब कि जो ज्ञानात्मक उद्देश्य होता है उसके कितने प्रकार होते हैं, 6 प्रकार होते हैं। संश्लेषण करना उद्देश्य के अंतर्गत आता है। संश्लेषण का मतलब क्या होता है, बोध होता है। ठीक है, यानी कोई भी चीज को अगर हम टुकड़ों में है और उसको हम संश्लेषित कर रहे हैं। नेक्स्ट है, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि होगी। ठीक है, क्या होगी, देवनागरी, है ना, संघ की जो भाषा है वो। नेक्स्ट है, हिंदी भाषा के प्रसार एवं विकास हेतु विशेष निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं, हिंदी के प्रसार के लिए, है ना, तो ये 351 जो है हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदी जन जन की भाषा है, हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा दिया गया है। कब दिया गया था इसको, तो 14 सितंबर 1949 को, और यहीं से ही आप याद रखिएगा 14 सितंबर जो होता है वही हमारा हिंदी दिवस भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने व्यावसायिक शिक्षा के स्थान पर किस शब्द के प्रयोग की सिफारिश करी थी, कौशल विकास के प्रयोग पर। और जो राष्ट्रीय ज्ञान है इसको भी याद रखिएगा, इसके जो वो थे, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा फेमस है तो आ भी सकता है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो है इसके अध्यक्ष सेम पित्रोदा थे, और ये कब आया था, 2005 में आया था, है ना। नेक्स्ट है, शिक्षा का मूल अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया, तो शिक्षा का जो मूल अधिकार अधिनियम है
वैसे तो ये 2009 जो है ये होना चाहिए करेक्ट, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पर 2010 में लागू किया गया था, 2009 में इसको लाया गया था, है ना, 2009 में लाया गया था और 2010 से लागू कर दिया गया था। यहाँ पे लागू करने की बात हो रही है ना। नेक्स्ट है, एक बार देखना 100 बार बताने से अच्छा है, इसका तात्पर्य क्या है? ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो भी चीज अगर हमें कोई बता रहा है वो हमें उतने अच्छे से नहीं याद रहेगी जिसको कि हम स्वयं देखें। जैसे हम टीवी में कोई भी चीज देखते हैं तो हमें एक बार देखने से ही मूवी के सारे सीन्स याद हो जाते हैं, जबकि अगर हमें कोई बताएगा तो हमें नहीं याद रहेगा, है ना। मूवी को भी अगर कोई हमें बताए तो हमें उतने अच्छे से नहीं याद रहेगा, पर अगर हमने खुद देखी तो हमें सीन बाय सीन मूवी याद रहती है सारी की सारी, है ना। तो ये इसका यही मतलब है कि एक बार देख लो तो वो 100 बार बताने से भी बढ़िया है, यानी कि हमें एक बार देखने से चीज ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, है ना। और देखने का मतलब क्या है? दृश्य सामग्री, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा दृश्य सामग्री, तो बी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा करेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट यूनिट थी, है ना, उसके थोड़े से क्वेश्चंस थे वो अभी फिनिश हो गए हैं। अभी हम अपनी जो दूसरी यूनिट है वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। तो प्राचीन भाषा जो होती है उसको बोलते हैं मूल भाषा। संसार में लगभग कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? तो 2800 के करीब भाषाएं बोली जाती हैं, बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की जो कुल संख्या है वो कितनी है? तो देखो टोटल 22 भाषाएं हैं, है ना। जब स्टार्ट हुई थी ना तब काफी कम थी, मैं श्योर नहीं हूँ, पर आई थिंक 14 के करीब भाषा थी, है ना। 14 थी या तो 8 थी, इन दोनों में से कोई भी है एक चीज, है ना। तो लेकिन अभी जो हमारी टोटल भाषाएं हैं वो 22 हैं। आगे खैर वो क्वेश्चन भी आ जाएगा, वहां और डिस्कस कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है, भाषा की कहानी सभ्यता की कहानी है। ये स्टेटमेंट बहुत फेमस है, इसको याद रखिएगा। ए पे ही ने बोला था, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भाषा वह व्यापार है जिसमें हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। किसने बोला है? ये पतंजलि ने बोला है, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। किसने बोला है? ये स्वीट ने बोला है। भाषा के मुख्य घटक जो है वो क्या हैं? सारे के सारे हैं। ये ए यूनिट वाले क्वेश्चन ही रिपीटेड हैं क्योंकि दोनों यूनिट में सेम चीजें दी हुई हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर। नेक्स्ट है, वाक्य जो होता है इसके घटक क्या होते हैं? तो योग्यता, शब्द क्रम और आकांक्षा, तीनों चीजें इंपॉर्टेंट है, यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वाक्य निर्माण संबंधी दोष जो है वो क्या है? वाक्य निर्माण का मतलब क्या हो गया? आपने शब्दों को चुन करके एक वाक्य बनाया है, ठीक है। अब उसमें दोष जो है वो क्या हो जाएगा? ठीक है, तो देखो अगर आपने अस्पष्ट वाक्य बनाया यानी जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, अस्पष्ट है, तो वो भी दोष ही है वाक्य का, है ना। जैसे आपने बोला, जैसे मम्मी को बोलते हैं मम्मी पानी दे दो, तो ये हमारा ठीक है। अगर हमने बोला दे दो मम्मी पानी, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? अस्पष्ट वाक्य हो जाएगा। या फिर हमने कुछ मिस कर दिया, मम्मी दे दो ऐसे करके बोल दिया, है ना, पानी बोला ही नहीं, तो वो अस्पष्ट वाक्य है, ये भी दोष है। निरर्थक शब्दों का प्रयोग यानी जिनका कोई अर्थ ही नहीं है वो शब्द आपने डाल दिए हैं वाक्य में। या फिर द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग, जैसे कि आपने एक वाक्य बोला है जिसके दो अर्थ निकल रहे हैं, है ना, तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भाषाई उपार्जन के कितने स्तर हैं? 2 स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं भाषाई उपार्जन के, है ना, जिनके बारे में हम कल बात कर रहे थे। क्या क्या होता है? सबसे पहले बच्चा सुनता है, फिर बोलता है, फिर पढ़ता है और फिर लिखता है ना। तो सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये 4 स्तर होते हैं। नेक्स्ट है, श्रवण कौशल का विकास करने में क्या चीज सहायक है? तो भाषण से भी हमारा श्रवण कौशल जो है वो विकास होगा। श्रवण का मतलब होता है सुनना, कि जो हमारा सुनना है वो बढ़िया हो जाए। कैसे होगा? अगर तो हम भाषण सुन रहे हैं, अगर तो हम वाद विवाद सुन रहे हैं, या तो हम नाटक देख रहे हैं, सबसे हमारा श्रवण कौशल विकसित होगा। बेसिकली जो भी चीजें हमें सुनाई देंगे सबसे हमारा भाषा कौशल का विकास होगा ही होगा। ठीक, 304 के आंसर की मैं ले आऊंगी। अभी आपका जो पेडागोजी सब्जेक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं भी आपके नोट्स ही बनाने में लगी पड़ी थी, है ना। ये जो पढ़ाना है इसका तो आपको कल मिल जाएगी उसकी आंसर की, पर मैं बोलूंगी आप कल भी मत देखिएगा, परसों ही देखिएगा। आप अभी एग्जाम दे लो आराम से पेडागोजी का, उसके बाद में देख लेना। मैं कल बना दूंगी, 11 बजे के करीब वीडियो आ जाएगी, है ना, पर आपको सॉल्यूशन कल मत देखना। फिर भी मैं बोलूंगी, चाहे मैं बना रही हूँ वीडियो, मैं तब भी बोलूंगी कल मत देखना, परसों देखना उसको, ठीक है। सिमरन, ये जो लोग हैं ना इनका एग्जाम है ना, और इनका थोड़ा रह गया है, इसलिए आपकी क्लास नहीं चली आज फर्स्ट सेमेस्टर की, ठीक है। अभी इनके एग्जाम हो जाएंगे, उसके बाद मेन फोकस आप पे ही है, काहे चिंता कर रही हो, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण कौशल में दक्षता हेतु क्रिया क्या है ना, यानी कि अगर हमें श्रवण कौशल बढ़ाना है तो उसके लिए कौन सी क्रिया हमें करनी पड़ेगी। देखो वार्तालाप होगा, उसको हम सुनेंगे, उससे भी हमारी जो दक्षता है ना वो बढ़ेगी।
कविता पाठ करेंगे तो तभी भी हम सुनेंगे, तभी भी हमारी श्रवण कौशल बढ़िया होगी। और गद्यावतरण का सस्वर वाचन करेंगे यानी बोलेंगे उसको एज इट इज, तब भी हमारी जो श्रवण कौशल है वो बढ़िया होगा। यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रवण दोष का कारण क्या है, ठीक है, तो श्रवण दोष का कारण क्या हो सकता है, यानी अगर हमें ढंग से नहीं सुन रहा है इसका कारण क्या हो सकता है, श्रवण इंद्रियों में दोष होना है। श्रवण इंद्रिय क्या है, हमारे कान है, कान में अगर कोई भी दोष है ना, कोई भी कमी है तो हमें नहीं सुनेगा, अगर शोरगुल हो रहा है तो भी हमें नहीं सुनेगा, और अगर श्रव्य सामग्री में अरुचि है, जैसे कोई टॉपिक होते हैं जिसमें हमें इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो भी हम नहीं सुनते हैं, है ना, तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वार्तालाप की जो विधि है वो क्या हो जाएगी, जो वार्तालाप की विधि है उपयुक्त वातावरण, अभ्यास और स्वस्थ अनुकरण, ये सारी की सारी चीजें हैं जिनसे हम वार्तालाप जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध उच्चारण का कार्य क्या है, कारण क्या है। अशुद्ध उच्चारण का मतलब क्या है, कोई भी चीज है आप उसका उच्चारण प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं कर पाते हैं तो उसका कारण क्या हो सकता है, ध्वनि के सोपान हो सकते हैं, ध्वनि विकृति हो सकती है और ध्वनि विपर्य, सारी की सारी चीजें करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अशुद्ध उच्चारण में सुधार लाने के उपाय क्या है, यानी कि आप अगर जो अशुद्ध उच्चारण है उसको बढ़िया करना चाहते हैं तो उसके क्या क्या उपाय हो सकते हैं, सारे के सारे उपाय हो सकते हैं। पढ़ना कौशल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज जो है वो क्या है, पढ़ने के लिए, है ना, तो पढ़ने के लिए सारी की सारी चीजें बढ़िया हैं, मतलब ठीक है, महत्वपूर्ण है, सारे ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। जल्दी जल्दी कराते हैं, है ना। नेक्स्ट है किस विद्या के शिक्षण में नवीन मौन वाचन प्रभावकारी होता है, तो निबंध में होगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मौन पाठ में मुख्यतः मौन पाठ का मतलब क्या होता है, हम बिना बोले जब पढ़ते हैं, है ना, तो मौन पाठ में क्या होता है, मौन पाठ में गहन अर्थ को आत्मसात करने का प्रयास किया जाता है ना। जब हम बिना बोले पढ़ते हैं मन में तो हम क्या कर रहे होते हैं, बेसिकली उसका अर्थ समझ रहे होते हैं, जो चीज लिखी हुई है उसको अच्छे से समझ रहे होते हैं। मौन वाचन की प्रमुख विशेषता जो है वो क्या है, मौन वाचन का मतलब क्या है, पढ़ना, ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, और देखो यहाँ पे अर्थ ग्रहण करते हुए तेजी से पढ़ना, ये तो बिल्कुल गलत है। मौन का मतलब क्या है, तेजी से नहीं पढ़ना, मन में पढ़ना है, आवाज तो लानी ही नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे होता अर्थ ग्रहण करते हुए बिना आवाज के पढ़ना तो सी भी हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मौन वाचन के प्रकार जो हैं वो कौन कौन से हैं, तो अध्ययन, द्रुतवाचर और विहंगावलोकन, ये सारे के सारे मौन वाचन के प्रकार हैं, है ना। यहाँ पे हमारा सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट है द्रुतवाचन जो है उसके द्रुत पाठ की विधि को क्या कहते हैं, इसको स्वतः अध्ययन विधि बोलते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेखन शिक्षण की विधि जो है वो कौन सी है, लेखन शिक्षण मतलब जहाँ पे हम लिखना सिखाते हैं बच्चे को, तो मॉन्टेसरी शिक्षण या फिर स्वतंत्र अनुकरण, यानी बच्चे को कुछ भी बना के दे देते हैं हम कि बेटा इसका अनुकरण करो, कॉपी करो, जैसे हम देते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को ऊपर एल के दे देते हैं कि, और बोलते हैं कि नीचे सारी की सारी लाइनों में इसको कॉपी करके लिख के लाओ, ऐसा ही, है ना, तो वो स्वतंत्र अनुकरण विधि होता है। और अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, यानी कि हम पूरा अक्षर ऐसे बना के दे देते हैं और बच्चा उसके ऊपर ऐसे ऐसे बनाता है ना, इसको हम बोलते हैं अक्षर के रूप में अनुकरण विधि, तो सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है लिखित अभिव्यक्ति के साधन जो है वो क्या है। लिखित अभिव्यक्ति यानी कि हम जब कुछ भी लिख करके सामने वाले को बताना चाहते हैं तो कैसे बता सकते हैं, पत्र लिख करके, उपन्यास लिख करके या निबंध लिख करके, सारे ऑप्शन करेक्ट हैं। भाषा को विभाजित किया जाता है, भाषा को कैसे विभाजित किया जाता है, प्रयोग की दृष्टि से और व्यवहारिक दृष्टि से, ये हम कल बात कर चुके थे, है ना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रयोग की दृष्टि से भाषा के कितने रूप होते हैं, तो 2 रूप होते हैं प्रयोग की दृष्टि से, ठीक। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे भाषा विकास का जो साधन है वो कौन सा है। भाषा विकास के साधन कौन से हो जाएंगे, अनुकरण का मतलब होता है कॉपी करके सीखना, और जो भाषा हम सीखते हैं अपने घर में वो हम अनुकरण के द्वारा ही सीखते हैं, ठीक है। खेल विधि के द्वारा सीखना और कहानी सुन करके सीखना, सारे के सारे भाषा विकास के साधन है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुभाषिता का लाभ क्या है, बहुभाषिका का मतलब क्या होता है, जब हम एक से ज्यादा लैंग्वेज बोलते हैं, एक से ज्यादा भाषा बोलते हैं, तो इस चीज का लाभ क्या है, इससे रोजगार के उपयुक्त अवसर प्राप्त होते हैं, करेक्ट है। जैसे आपने अगर जापान, जापानीज आपको आती हो, रशियन आती हो, है ना, या और कोई लैंग्वेज आती हो किसी और देश की, तो आपका बेसिकली रोजगार के अवसर आपको ज्यादा मिल जाते हैं और लोगों के कंपैरिजन में। नेक्स्ट है अन्य भाषा को सीखने में सरलता मिलती है, करेक्ट है ना, और संवेगात्मक लचीलेपन का विकास होता है, ये भी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। और बहुभाषिता का ना एक बहुत बड़ा रोल ये भी होता है कि वो मानसिक विकास भी करता है ना। नेक्स्ट है बदलने की सामर्थ्य रखना, किस प्रकार का कौशल है, बदलने की सामर्थ्य रखने का मतलब है अनुकूलनशीलता, यानी कि जो भी चीज आ रही है, जो भी चीज परिवर्तन है आपकी लाइफ में, आप उसके अनुकूल कर लो खुद को, ठीक है, अडॉप्ट कर लो उस सिचुएशन को। नेक्स्ट है व्याकरण जो है वो वह शास्त्र या विद्या है जिसमें शब्दों को शासित करने वाले नियमों का निरूपण हो, ये परिभाषा किसने दी है, पढ़नी ने दी है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अवस्था अनुकृति नाटकम, यह कथन किसका है, तो ये भरत मुनि का है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है तद दोषो शब्दार्थो सगुणा कलंकृति पुनः कापी, उपरोक्त सूक्ति संस्कृत के किस आचार्य की है, तो ये आचार्य मम्मट की है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कविता मूलतः जीवन की
समालोचना है उक्त कथन किस पाश्चात्य साहित्यकार का है? तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड का है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। डाल्टन योजना का सर्वप्रथम प्रयोग किया कहाँ पर किया? कुमारी बेलन पार्क वर्स्ट ने। ठीक, नेक्स्ट है कार्लटन वाशवर्न ने किस पद्धति का सूत्रपात किया था? तो इन्होंने बेनेटेका योजना बनाई थी, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्य शैली में प्रौढ़ता तथा भाषा परिष्कार का काम सबसे पहले किसने किया था? तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किसके निबंध समास शैली के हैं? तो किसके हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के, ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है छायावाद का प्रवर्तन कब हुआ? तो आधुनिक काल में हुआ है छायावाद का। ठीक, चलिए ये चीजें मतलब बहुत अच्छे से बताई जा सकती थी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है ना। नेक्स्ट है शिक्षण विधि जो है हम किसको बोलते हैं? तो शिक्षण विधि पाठ्यवस्तु द्वारा प्रस्तुतिकरण की शैली को, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण नीतियां एवं शिक्षण विधियां जो होती हैं वो एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक है, नीतियां और शिक्षण की विधियां दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। ठीक, एक दूसरे के पूरक हैं, हम ऐसे भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है नीतियां शिक्षण की व्यापक विधियां हैं, ये विचार है, ये किसने बोला है? डेविस ने बोला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। शिक्षण अधिगम प्रबंधन का प्रत्यय सूत्र जो है वो किसने दिया था? डेविस ने दिया था। शिक्षण को उच्चतम व्यावसायिक प्रक्रिया किसने माना है? डेविस ने माना है। हिंदी शिक्षण की तार्किक विशेषता जो है वो क्या है? सारे के सारे ऑप्शन हमारे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिंदी शिक्षण की प्रणाली इनमें से कौन सी नहीं है? तो कृत्रिम प्रणाली नहीं है ना, यानी आर्टिफिशियल प्रणाली या आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो नहीं है। नेक्स्ट है जिस वाचन को अध्यापक द्वारा किया जाता है वह कहलाता है, यानी कि जो वाचन का मतलब होता है बोलना, है ना। तो शिक्षक अगर कुछ भी बुक में से पढ़ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? आदर्श वाचन बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा वाचन शिक्षण का आधार नहीं है? कौन सा नहीं है? अभिनय नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम क्रम भ्रम जैसे शब्दों को सिखाने के लिए वाचन की कौन सी विधि अपनाई जाती है? देखो श्रम क्रम भ्रम तीनों सेम लग रहे हैं ना, है ना, राइमिंग बन रही है तीनों की। तो इसको हम क्या कर रहे हैं? अक्षर बोध करवा रहे हैं, है ना। क्योंकि देखो श्रम क्रम भ्रम तीनों में बेसिकली रा और मा तीनों में सेम ही है। तो हम यहाँ पे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं? श्र कैसे लिखेंगे, क्र कैसे लिखेंगे और भ्र कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये अक्षर बोध करा रहे हैं बच्चे को। नेक्स्ट है किस निबंध में देखी हुई वस्तु स्थानीय अवसर का वर्णन किया जाता है? तो वर्णनात्मक निबंध में। ठीक है, बच्चों से बोलते हैं जो भी तुमने आज आई हो, तुमने रास्ते में जो भी देखा उसका वर्णन करो, बताओ, है ना, रास्ते में आज क्या क्या था, तो इसको वर्णनात्मक निबंध बोलेंगे। नेक्स्ट है गद्य साहित्य को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है? तो सारे के सारे श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा माध्यम गद्य रचना का नहीं है? तो यहाँ पर कविता ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है गद्य शिक्षण में शैली की प्रवणता तथा भाषा बहिष्कार का कार्य इससे पहले किसने किया था? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किस चीज का है? देखो गद्य और पद्य ये आप लोग समझते होंगे, हिंदी आपने चूज करा है तो, है ना। गद्य हम बोलते हैं जो निबंधात्मक चीजें होती हैं उनको, है ना, और पद्य हम बोलते हैं जो कविता टाइप्स चीजें लिखी होती हैं उनको। ठीक है, तो गद्य शिक्षण की बात हो रही है। गद्य शिक्षण का मतलब क्या होता है? निबंध पूरा का पूरा हमें उसको पढ़ना है। तो सबसे ज्यादा महत्व किसका होता है यहाँ पर? मौन पाठन का, क्योंकि मौन पाठन जो होता है ना उससे हम क्या करते हैं? बेसिकली मौन पाठन से हम उसका अर्थ ग्रहण करते हैं अच्छी तरह। और गद्य में जो अर्थ ग्रहण है ना उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस होती है, बहुत बड़ा महत्व होता है ना। अगर हम यहाँ पर रसानुभूति देखेंगे ना तो रसानुभूति जो है वो किस में आती है? रसानुभूति आती है जो हमारा पद होता है ना, क्योंकि पद को हमें पद के तरीके से ही पढ़ना होता है। अगर वो जैसे पद के भी बहुत सारे रूप होते हैं, खैर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है गद्य खंड के शिक्षण में आप वसुंधरा शब्द को कैसे समझाएंगे? ठीक है, वसुंधरा शब्द जो है उसको कैसे समझाएंगे? पर्याय कथन द्वारा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? यानी कहानी और उपन्यास जो होते हैं उनमें समानता कैसे है? बाह्य दृष्टि से है। कहानी और उपन्यास में किस कारण समानता है? किस कारण से समानता है? ठीक है, तो किस कारण से समानता है? बाह्य दृष्टि के कारण, तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? तो कहानी का वर्ग नहीं है रसवादी। ठीक है, जैसे मैं बता रही थी कि रसवादी जो है वो किसका है, किसका वर्ग है? तो रसवादी जो है वो बेसिकली है जो हमारी पद वाली चीजें होती हैं, यानी कविता टाइप्स जो चीजें होती हैं उनका। ठीक, नेक्स्ट है काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है? तो काव्य शिक्षण में किसका हो जाएगा सबसे ज्यादा? आदर्श वाचन का। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा आयोजन काव्य पाठ के लिए उपयुक्त नहीं है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा शोक सभा। ठीक है, काव्य पाठ हम कहाँ पर नहीं करवाएंगे? शोक सभा में नहीं करवाएंगे। बाकी कवि सम्मेलन, अंताक्षरी, कवि जयंती, इन सब में तो हम काव्य पाठ करा ही सकते हैं ना,
खूब बढ़िया तरह से। नेक्स्ट है उपन्यास शिक्षण में किसका महत्व है, तो उपन्यास में महत्व है स्वाध्याय का, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास का तत्व नहीं है, तो उपन्यास देखो कथा वस्तु या देशकाल या शैली, ये सब के सब उपन्यास के तत्व हैं। सौंदर्य अनुभूति जो है ये उपन्यास का तत्व नहीं है। कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ हमारे रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है, किसने बोला है, ये रामचंद्र शुक्ल जी ने बोला है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अध्यापक का प्रथम कार्य, चाहे वह किसी भी कक्षा में ना पढ़ा रहा हो, यही होगा कि वह कविता का सस्वर वाचन करे। उसके उत्तम वाचन में कविता के भाव छात्र भली प्रकार समझ पाएंगे। ये जो कथन है ये किसका है, रायबर्न का है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कविता वाचन के कितने रूप होते हैं, तो कविता वाचन के ये सारे के सारे रूप हैं, राग युक्त वचन, भाव युक्त वचन और मुद्रा युक्त वचन। कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है ना, तो क्या करेगी, उसकी गेयता करेगी, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है भाव सौंदर्य अनुभूति का रसास्वादन किया जाता है, कविता के अंदर किया जाता है भाव का, ठीक है। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण में निम्नलिखित में से किसका महत्व नहीं है, मौन पठन का नहीं है नाटक में, क्योंकि नाटक जब भी हम करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा वहाँ, है ना, तो हमें बिना बोले थोड़ी काम हो जाएगा, वहां पे हमें बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट है नाटक शिक्षण की प्रणाली जो है वो नहीं है, क्या नहीं है, शब्द व्याख्या प्रणाली जो है ये नहीं है, बाकी सारी की सारी प्रणाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा नाटक का तत्व नहीं है, जो वर्णन है ना, वो नाटक का तत्व नहीं है, बाकी सारे के सारे नाटक के तत्व हैं। नेक्स्ट है किस प्रणाली में से एक ही भाषा के कवियों की तुलना एक दूसरे से की जाती है, तुलनात्मक प्रणाली में, क्योंकि तुलना कर रहे हैं तो किससे करेंगे, तुलनात्मक प्रणाली। नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण में प्रमुख रूप से चयन किया जाता है शिक्षण नीतियों और युक्तियों का, सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विधि रचना शिक्षण की विधि नहीं है, तो रचना शिक्षण की विधि नहीं है भाष्य विधि। नेक्स्ट है चित्रों पर प्रश्न करके रचना का शिक्षण देना कौन सी विधि कहलाती है, चित्र रचना विधि, है ना, चित्र पर प्रश्न करके रचना करेंगे तो चित्र रचना विधि हो जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, व्याख्या विधि जो है ये नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है, तो आगमन विधि जो है ये करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से व्याकरण शिक्षण की विधि जो है वो कौन सी नहीं है, व्यास विधि नहीं है। हिंदी शिक्षण की विधि जो है वो कौन सी है, तो सारी की सारी है प्रत्यक्ष विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और आगमन निगमन विधि, डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्याकरण शिक्षण की प्रमुख विधि जो है वो कौन सी है, अनुवाद विधि, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। किस विधि से छात्रों की सृजनात्मक योग्यता का विकास होता है, आगमन निगमन विधि से। आगमन निगमन विधि ना सबसे बढ़िया होती है क्योंकि ये बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट करती है बच्चे का बहुत ज्यादा, है ना, मानसिक विकास करती है, यानी दिमाग का या बुद्धि का विकास करती है। नेक्स्ट किस विधि के अंतर्गत विशेष उदाहरणों की सहायता से छात्र स्वयं निरीक्षण और चिंतन करते हुए नियम निकालते हैं, आगमन से, ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आगमन विधि जो है इसका गुण क्या है, तो आगमन विधि के सारे गुण हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोष क्या है, इसके सारे के सारे दोष हैं, डी ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नियम उदाहरण की विधि जो है उसको हम बोलते हैं निगमन विधि, ठीक है। देखो ये दोनों अलग अलग है, मतलब जस्ट अपोजिट होते हैं, आगमन और निगमन। आगमन क्या होता है, पहले उदाहरण बाद में नियम, निगमन क्या होता है, पहले नियम बाद में उदाहरण, ठीक है, इतना अंतर है। तो आप समझ लीजिए उदाहरण नियम है मतलब वो आगमन है, और नियम उदाहरण है मतलब निगमन है ना। आप इस तरीके से इससे भी समझ सकते हैं, देखो नी आ रहा है पहले, जिसमें नी पहले आएगा उसको निगमन मान लेंगे, यहाँ पर भी नी पहले आ रहा है ना, इस तरीके से भी याद कर लीजिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो निगमन विधि जो है इसका गुण है, क्या है निगमन विधि का, सारे के सारे गुण हैं। निगमन विधि के दोष क्या हैं, सारे के सारे दोष हैं, पढ़ लीजिएगा एक बार क्योंकि मुझे जल्दी कराना है इसलिए मैं जल्दी करा दे रही हूँ। नेक्स्ट है निगमन विधि का प्रयोग किस स्तर के लिए उपयोगी है, उच्च स्तर के लिए, है ना, क्योंकि पहले बच्चे को आएगा नहीं निगमन जो है वो टफ विधि होती है। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक ज्ञान के विभिन्न तत्वों, आदतों, भावनाओं, क्रियाओं तथा अभिरुचियों का पुंज है, किसने बोला है, ये हरोलकर ने बोला है, तो ए ऑप्शन यहाँ करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक हमारे देश में शिक्षा का महत्वपूर्ण यंत्र है, ये बोला है प्रोफेसर बार और बटन ने, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तकों का उपयोग करते हैं, किस लिए करते हैं, पाठ्य पुस्तकों का उपयोग कौन करते हैं, छात्र और शिक्षक दोनों करते हैं पुस्तकों का, ठीक, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक शिक्षण का होती है, पाठ्य पुस्तक शिक्षण का क्या होती है, आधार होती है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पाठ्य सूची पुस्तक में कहाँ होनी चाहिए, पाठ्य सूची बता रहे हैं ये, है ना, आपने भी देखा होगा जो भी बुक है उसमें जितनी भी चीजें अंदर दी हुई हैं, है ना, कि पहला जो चैप्टर है उसमें ये दिया हुआ है, दूसरा चैप्टर ये दिया हुआ है, तो ये कहाँ पे दिया हुआ होता है, सबसे पहला पेज इसी का ही बना हुआ होता है ना, यानी जो पाठ की सूची है वो कहाँ पे होनी चाहिए, प्रारंभ में होनी चाहिए। पाठ्य पुस्तक का फॉर्मेट जो है वो क्या होना चाहिए, तो छोटे बड़े शीर्षकों की व्याख्या होनी चाहिए, हाशिया होना चाहिए, संकेत चिन्ह, सारे की सारी चीजें होनी चाहिए, डी ऑप्शन हमारा
यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पाठ्य पुस्तक सुधार का सुझाव जो है वो क्या है, सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हिंदी पाठ्य पुस्तक की मनोवैज्ञानिक विशेषता जो है वो कौन सी है, सारी की सारी करेक्ट है। नेक्स्ट है हिंदी पाठ्य पुस्तक उपयोगी है क्योंकि वह क्या करती है, सारी की सारी चीजें करती है, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये है पाठ्य पुस्तक का गुण है। पाठ्य पुस्तक का गुण क्या है, सारे के सारे करेक्ट ऑप्शन है। पाठ्य पुस्तक का दोष क्या है, तो दोनों के दोनों दोष हैं, जो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, पेडागोजी हिंदी और हिंदी शिक्षण एक ही चीज है ब्रजेश। ठीक है, जो पेडागोजी ऑफ हिंदी है उसी को ही हिंदी शिक्षण बोलते हैं हिंदी में, है ना। चलिए, वैसे मुझे हिंदी में डालना चाहिए था, ये पेडागोजी ऑफ हिंदी को हिंदी शिक्षण डालना चाहिए था, पर चलो कोई दिक्कत नहीं है ना, समझिए आप लोग। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। किस सूत्र के आधार पर पाठ्य वस्तु के स्वरूप को अंशों में रखना चाहिए, तो अंशों में कैसे रखेंगे, अंश से पूर्ण की ओर में, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। व्याकरण शिक्षण की किस प्रणाली को विकृत रूप में सुग्गा प्रणाली भी कहते हैं, तो सुग्गा प्रणाली हम किसको बोलेंगे, पाठ्य पुस्तक प्रणाली को, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हिंदी शिक्षण की कौन सी प्रविधि है जिसमें शिक्षक प्रश्न पूछकर पाठ का विकास करता है, यानी प्रश्न पूछेगा। ठीक है, प्रश्न पूछने को हम क्या बोलेंगे, प्रश्न प्रविधि बोल देंगे, है ना, यानी क्वेश्चंस पूछेगा टीचर जो है वो बच्चों से। नेक्स्ट है काठिन्य निवारण की सुकराती विधि जो है वो कौन सी है। देखो सुकराती विधि याद रखना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आ जाती है पेपर में कि सुकराती विधि हम किसको बोलते हैं, तो जो प्रश्नोत्तर विधि होता है ना उसको हम सुकराती विधि बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सुकराती विधि, क्योंकि सुकरात जो है उन्होंने इसको बनाया था। इस तरीके से भी आ जाता है क्वेश्चन कि प्रश्नोत्तर विधि का निर्माण किसने किया था या इसको किसने बनाया था, तो सुकरात ने बनाया था, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्रश्नोत्तर नीति के सोपान जो है वो क्या क्या है, यानी स्टेप्स जो है वो क्या क्या है, सारे के सारे एक बार पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है व्याख्यान विधि का प्रयोग किस विधि के साथ उत्तम रहता है। व्याख्यान विधि जो है वो प्रश्नोत्तर विधि के साथ है ना, क्योंकि आप व्याख्या भी कर रहे हो, फिर छात्रों जो हैं उनसे आप क्वेश्चंस भी पूछ रहे हो, तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट रहता है। नेक्स्ट है प्रश्न पूछना समस्त शिक्षा की क्रिया की चाबी है, ये याद रखिएगा, स्मिथ ने बोला था, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्नों का वर्गीकरण है, यानी प्रश्न जो होते हैं वो कौन कौन से प्रकार के होते हैं, सारे के सारे प्रश्नों के प्रकार हैं। उत्तम प्रश्नों की विशेषता क्या होगी, सारी की सारी विशेषताएं होंगी। रचना शिक्षण के लिए प्रवचन विधि को किस विद्यालय स्तर पर काम में लाया जाता है, तो माध्यमिक स्तर पर, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रचना छोटे छोटे बच्चे तो कर नहीं पाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चिंतन का अर्थ है, चिंतन जो है वो उसका मतलब क्या है, चिंतन का मतलब होता है सोचना, है ना, और सोचने का मतलब क्या है, विचार करना मन में। विचार विमर्श का मतलब हो गया हम किसी और से बात कर रहे हैं, तो किसी और से बात करना नहीं होता, सिर्फ विचार करना, यानी अपने मन में सोचना, उसको हम चिंतन बोलते हैं। चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष में होने वाली मानसिक क्रियाओं या मनोवैज्ञानिक वस्तुओं की सापेक्षिक मानसिक क्रिया है, यह कथन है, ये किसने बोला है, रॉस ने बोला है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट चिंतन एक जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। ठीक, चिंतन जो है ना बेसिकली, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि चिंतन का मतलब होता है सोचना, और सोचने का मतलब है आप जितना ज्यादा अच्छे से सोच पा रहे हो आपके अंदर उतना ही ज्यादा बुद्धि है, उतना ही ज्यादा दिमाग है आपके अंदर। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चिंतन की सामग्री है, कौन कौन सी सामग्री है, सारी की सारी हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिंतन के प्रकार कौन से हैं, सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चिंतन एक जटिल प्रक्रिया है, कैसी है, संज्ञानात्मक, यानी हमें दिमाग से करनी पड़ती है ना, तो याद रखिएगा चिंतन का या सोचने का या फिर थिंक करने का या थॉट्स का सीधा सीधा रिलेशन होता है हमारे दिमाग से, यानी हमारा दिमाग उतना ही ज़्यादा बढ़िया है जितना ज़्यादा हम सोच पा रहे हैं। जिस विधि में छात्र और अध्यापक विचारों का आदान प्रदान करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं विचार विमर्श विधि, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विचार विमर्श के जो घटक हैं वो कौन कौन से हैं, तो विचार विमर्श के घटक सारे के सारे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विचार विमर्श शिक्षण नीति किस सिद्धांतों पर आधारित है, तो ये सारे के सारे सिद्धांतों पर आधारित है, जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,